हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं नवंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में समसामयिक प्रश्न जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे। और इसके अलावा देखो दोस्तों, आप लोग डेली करंट अफेयर्स की मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं शाम को 8 बजे। डेली करंट अफेयर्स जिसमें उत्तराखंड और नेशनल करंट अफेयर्स दोनों के महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्न मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ रोजाना शाम को 8 बजे। ठीक है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं रोजाना, और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही उसमें चर्चा किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को उपलब्ध होते रहेंगे। और साथ ही एक और चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी जिसका भी समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, वो लोग चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आप लोगों को मैं आर्थिक सर्वेक्षण और उत्तराखंड का पूरा साल भर का करंट अफेयर्स और साथ ही नेशनल करंट अफेयर्स आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, देखो इसमें यह है, देखो उत्तराखंड समसामयिकी माह नवंबर 2023। ठीक है, पहला सवाल है, सवाल नहीं है मतलब इसमें मैंने फैक्ट वाइज पूरा टाइप करके मैं आपको मैटर उपलब्ध करा रहा हूँ। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा नीचे, आप लोग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं और बार बार उसको रिवीजन कर सकते हैं, या फिर बार बार आप क्लास को देखिए ताकि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको उत्तराखंड राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। 30 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड सरकार ने इसको मंजूरी दी थी। ठीक है, कैबिनेट द्वारा, उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। मत्स्य संपदा योजना, देखो मत्स्य संपदा योजना क्या होगी? मछली पालन को बढ़ावा देना। ठीक है, मछली पालन के लिए जो जरूरी चीजें उनको उपलब्ध कराना, जैसे तालाब उपलब्ध कराना या फिर अन्य जो सामग्रियां महत्वपूर्ण होती हैं उन्हें उपलब्ध कराना। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने इसको मंजूरी दी है। इस योजना में मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए तालाब और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज दर में 5% की सब्सिडी मिलेगी, मतलब 5% की छूट मिलेगी, सब्सिडी, ठीक है, छूट मिलेगी इसमें, ध्यान रखिएगा। इस योजना की अवधि 5 वर्ष की होगी। ये योजना कितनी अवधि की है? 5 वर्ष की योजना है। ठीक है, इसमें 4,000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो 5 वर्ष के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई है। यह कितने वर्ष के लिए मंजूर, इसे कितने वर्ष से हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 4,000 लोगों को इसमें मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखो, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस योजना में महिला समूहों को मछली पालन से जोड़ा जाएगा और उन्हें मछली पालन के लिए 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। देखो, प्रश्न कभी कभी ना 4-5 तथ्य आपको देता है, 4 के 4 विकल्पों में तथ्य देता है और बोलता है इसमें से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो उस प्रश्न के लिए तैयार रहिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से, हालांकि मैं इसको शॉर्ट में बताया था आपको, 30 अक्टूबर को घोषणा की, मछली पालन से संबंधित है। ये सारे फैक्ट कलेक्ट ही इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तथ्य की पूरी गहनता से जानकारी प्राप्त हो सके और किसी भी एग्जाम में आपको समस्या ना हो। ठीक है, अगला देखो, किसानों की तर्ज पर, इसके अंतर्गत किसानों की तर्ज पर मत्स्य पालकों को बीमा की सुविधा भी मिलेगी और उनका 1 लाख रुपए का इसमें बीमा कराया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की 2020 में एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू हुई थी, उसी की तर्ज पर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की है। मुख्यतः इसका उद्देश्य ये भी है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो पर्वतीय क्षेत्रों के जो नागरिक, जो लोग हैं, उन्हें उसका लाभ, मत्स्य पालक हैं, उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में कोई भी फैक्ट अब इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो रिवीजन आप लोग करते रहिए या फिर क्लास को बार बार 1-2 बार देख लीजिए तो आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अगले 2, 3, 4, 5 जितने भी पेपर हैं सब में यहाँ से सवाल छपेगा। ठीक है, देखो, उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला। ठीक है, हाल ही में
उत्तराखंड के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा। तो कितनों को मिला है, 18 को मिला, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड के कुल 18 उत्पादों को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेतक, ठीक है, टैग इनको प्रदान किया गया, जो कि निम्नलिखित हैं। देखो कौन कौन से हैं। हाल ही में बेरीनाग चाय समेत उत्तराखंड राज्य के कुल 18 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, मडुआ, ठीक है, यानी कि कोदा या रागी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन एक बार बन गया था रागी और सब फंस गए उसमें, रागी क्या होता है, ठीक है। मडुआ, कोंदा, रागी तीनों एक ही नाम है। उत्तराखंड का बाजरा इसको कहा जाता है। झंगोरा हिमालयन बाजरा, ठीक है। गहत जो कि औषधीय दाल है। उत्तराखंड का लाल चावल। काला भट्ट जो कि सोयाबीन वाला काला होता है, ठीक है। माल्टा, चौलाई, अल्मोड़ा की लाखोरी मिर्च, ठीक है। पहाड़ी तूर दाल, बुरांस शरबत, रामगढ़ के आड़ू। देखो आड़ू राज्य में और जगह भी होता है, लेकिन यहाँ पर रामगढ़ के आड़ू को दिया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से किसे प्रदान किया गया, रामगढ़ के आड़ू। और देखो रामनगर की लीची, लीची देहरादून में भी होती है, लेकिन रामनगर की लीची को प्रदान किया गया। बेरीनाग चाय, देखो चाय और जगह भी उत्पादित होती है, लेकिन बेरीनाग चाय को टैग प्रदान किया गया, ठीक है। बिच्छू फाइबर, नैनीताल की मोमबत्ती, कुमाऊनी पिछोड़ा, ठीक है। चमोली का मुखौटा जो रम्मान नृत्य वाला जो मास्क होता है वो, और लकड़ी कला यानी कि नक्काशी, जो दरवाजों पर नक्काशी वगैरह बनाई जाती है। इन कुल 18 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, मालूम हो कि पूर्व में तेजपात, बासमती चावल, भोटिया दान, ठीक है, जो भोटिया दान पिथौरागढ़ में मिलते हैं, ऐपण कला, चूरा तेल, मुंशियारी की राजमा, रिंगाल शिल्प, तांबे के उत्पाद और थुलमा, ठीक है, ये भी ज्यादातर पिथौरागढ़ में मिलते हैं, जौहारी क्षेत्र में, ठीक है। इनको जीआई टैग मिल चुका है। तो 9 को पहले मिला है, 18 को अभी मिला है, टोटल कितनों को मिल गया है, 27 को ये मिल चुका है, ठीक है। 27 को मिल चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इन 27 के 27 को आपने थोड़ा एक दो बार देखो, सुन लोगे, देख लोगे, याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक एक नंबर आपकी मेरिट के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो सीरियसली होकर तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। इसी में देखो जीआई टैग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सारा फैक्ट इसी में मिल जाएगा आपको। देखो जीआई टैग वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, और यह 2004 में सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एक बार में 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, और 2003 में ये लागू हुआ था। अधिनियम था इसका 1999 का अधिनियम था, जो कि 2003 में लागू हुआ, और उसके पश्चात 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया, और 10 वर्ष के लिए लागू होता है, यानी कि अब इनसे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जीआई टैग अति महत्वपूर्ण सवाल है, अति महत्वपूर्ण है, इसको छाप लो, लिख लो, ठीक है, नोट कर लो या फिर बार बार रिवीजन कर लो। अगला सवाल है, देखो भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला जाएगा, सहारनपुर में। देखो उत्तराखंड में क्यों इसको मैंने ऐड किया, क्योंकि आईआईटी रुड़की के सहयोग से ये स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, आईआईटी रुड़की के सहयोग से सहारनपुर में, ठीक है। यह केंद्र 5G 6G एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध करेगा, ठीक है। अगला है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2023। ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 तो कौन सा ट्रैक है, पौड़ी जनपद में एक कण्वाश्रम मलनिया, ठीक है, इसको चंडा भी बोलते हैं, कण्वाश्रम मलनिया ट्रैक, ठीक है, या फिर कण्वाश्रम मलनिया ट्रैकिंग रूट, इसको 2023 के लिए उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 16 किलोमीटर। तो पूछा जाएगा ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है और यह किस जिले में पड़ता है, ठीक है। तो 2-3 प्रश्न जो यहाँ से बन सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। अगला देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इसके नए महानिदेशक कौन बने, डॉक्टर जगमोहन शर्मा, ठीक है। कौन बने, डॉक्टर जगमोहन शर्मा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है, देहरादून में। तो क्वेश्चन बनेगा इसकी स्थापना कब हुई, तो 1987 में, ठीक है। सारे फैक्ट आपके कवर हो गए, और वर्तमान में इसके नए महानिदेशक कौन बने, डॉक्टर जगमोहन शर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है देखो निकिता चंद का संबंध। निकिता चंद किससे संबंधित है, ये क्या है, एक मुक्केबाज हैं जो कि पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली हैं, ठीक है। मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं, महिला बॉक्सर हैं, पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं।
क्यों ये चर्चा में आए? क्योंकि हाल ही में जो कजाकिस्तान में एक जूनियर एंड यूथ एशियन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था, वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में आई है। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में चर्चा में रही निकिता चंद का संबंध किससे है, या फिर किस जिले की हैं? ठीक है, या फिर तीसरा ये, हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर, ये यूनियर हो रखा है, इसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है। जूनियर एंड यूथ एशियन चैंपियनशिप 2023 में निकिता चंद ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तीनों के तीनों सवाल यहाँ से महत्वपूर्ण हैं और बन सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अगला जो तथ्य है, राज्य स्थापना दिवस। तो आप सभी जानते हैं 9 नवंबर को हम लोग अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर सन 2000। ठीक है, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय हिस्सा है उसको पृथक करके उत्तराखंड राज्य निर्मित किया गया था। तो इस वर्ष इसका 24वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, इस अवसर पर यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी, कौन थी? भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति यहाँ पर शामिल हुई थी। और इसी अवसर पर राज्य स्थापना के दिवस पर 2023 के लिए 4 व्यक्तियों को, ठीक है, कुल 4 उत्तराखंड की हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। गौरव सम्मान जो कि 2021 से शुरू हुआ था और 2021 में 5 लोगों को दिया गया, 2022 में 5 को दिया गया, 2023 में 4 लोगों को प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें देखो माधुरी बर्तवाल जो कि पौड़ी जिले की हैं। ठीक है, पौड़ी जिले की हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देहरादून में रहती हैं, लेकिन पौड़ी जिले की हैं। और क्या है, लोक गायिका हैं। पद्मश्री इन्हें मिल चुका है 2021 में। ठीक है, और साथ ही एक और चीज ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम महिला संगीत, उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला संगीतकार होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। उत्तराखंड की प्रथम महिला संगीतकार। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगे आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला संगीतकार कौन है? माधुरी बर्तवाल जो कि लोक गायिका है, पहली व्यक्ति। ठीक है, दूसरे कौन है? देखो बसंती बिष्ट। इनसे आप सभी अनभिज्ञ नहीं होंगे। ठीक है, आप सभी ने जानते हैं बसंती बिष्ट जो कि जागर गायिका है, पद्मश्री है ये भी। तीसरे हैं सच्चिदानंद भारती, पर्यावरणविद और पानी राखो आंदोलन। ठीक है, पानी राखो आंदोलन। चाल खाल, कौन परिचित नहीं है चाल खाल से? ठीक है, 1989 में इनके द्वारा पानी राखो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। चाल खाल इन्होंने बनाए थे। ठीक है, खाल बनाए थे, खाल, छोटे छोटे डैम टाइप के। ठीक है, छोटे छोटे डैम टाइप के बनाए थे खाल। इनमें मतलब वर्षा जल के संग्रहण हेतु या फिर जल संग्रहण हेतु छोटे छोटे जो डैम बनाए थे, खाल बनाए थे, उन्हें इन्होंने क्या नाम दिया था? जल तिलैया। ठीक है, जल तलैया, जल तलैया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखो जल तलैया का संबंध किससे है? क्या है जल तलैया? ये है पानी संरक्षण हेतु बनाए गए छोटे छोटे गड्ढे। ठीक है, या फिर खड्डा। ठीक है, ये क्या होते हैं? जल तलैया या फिर चाल खाल। पानी राखो आंदोलन 1989, सच्चिदानंद भारती। ठीक है, और चौथे हैं राजेंद्र सिंह बिष्ट, राज्य आंदोलनकारी। ठीक है, राज्य आंदोलनकारी हैं, साथ ही पर्यावरण से भी ये संबंधित हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षक भी हैं और हिमालयन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, और जो सीमांत क्षेत्र है और पिछड़े क्षेत्र और सीमांत क्षेत्र है, हालांकि पिथौरागढ़ के रहने वाले, जो पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र है वहां पर इन्होंने जल संरक्षण और उसके प्रबंधन, जल संरक्षण और प्रबंधन का कार्य किया है। ठीक है, तो पर्यावरणविद भी हैं और साथ ही राज्य आंदोलनकारी भी हैं। तो राजेंद्र सिंह बिष्ट, इनके बारे में, इन सभी के बारे में आपके चारों फैक्ट क्लियर हो गए। देखो राष्ट्रपति यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। जो हमारा राज्य स्थापना दिवस का समारोह आयोजित होता है देहरादून पुलिस लाइन में, वहां पर शामिल हुई थी। लेकिन उससे पहले 7 नवंबर को राष्ट्रपति पंतनगर के, जो पंतनगर विश्वविद्यालय, उसके दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। और 8 नवंबर को राष्ट्रपति जी जो गढ़वाल विश्वविद्यालय, उसके दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। तो 3 दिवसीय उनकी यात्रा थी 7 से 9 नवंबर की। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक का। अगला सवाल है, देखो वर्ष 2023 के लिए 4 धाम के कपाट विधिवत बंद किए गए। अब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यहाँ से सवाल कैसे बनेगा? सबसे कम यात्री किस धाम में आए थे?
सर्वाधिक यात्री किस धाम में आए थे, या फिर सबसे पहले कपाट किसके बंद होते हैं, सबसे पहले कपाट किसके खुलते हैं, कौन कहाँ स्थित है। इस तरह की चीजें लगातार पूछी जाती हैं। जो पिछले 3-4 सालों से जिन्होंने यूकेपीएससी के पेपर ज्यादा दिए होंगे वो इस इन प्रश्नों को भली भांति समझते हैं, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी में ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, करंट अफेयर्स यूके पीएससी ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो चर्चा करेंगे इसके बारे में पूरा। देखो, बंद होने की तिथि, क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई दूज के अवसर पर कौन कौन से कपाट बंद होते हैं। तो केदारनाथ जी के कपाट और जो यमुनोत्री है इनके कपाट भाई दूज पे बंद होते हैं। ठीक है, और गंगोत्री उससे एक दिन पहले 14 नवंबर को बंद हुए थे, केदारनाथ और यमुनोत्री 15 नवंबर को, और उसके पश्चात 18 नवंबर को हुए थे देखो बद्रीनाथ धाम के कपाट। और सबसे पहले किसके हो जाते हैं, हेमकुंड के, हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर को ही बंद हो गए थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस धार्मिक स्थल के कपाट सबसे पहले बंद हो जाते हैं, या फिर सबसे देर में खोलते हैं। हेमकुंड साहिब सबसे देर में कपाट खोलते हैं और सबसे पहले बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यात्रियों की यदि चर्चा करें तो सर्वाधिक यात्री कहाँ आए हैं, देखो इस बार सर्वाधिक यात्री आए हैं केदारनाथ में। ये पहला अवसर है जब बद्रीनाथ से ज्यादा यात्री केदारनाथ में आए हैं। ठीक है, पहले हमेशा बद्रीनाथ में ज्यादा यात्री आते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष केदारनाथ में सबसे ज्यादा यात्री आए हैं 19,61,027। और यदि आपने 2015-16 किसी कोई परीक्षा दी है तो वहां पर ये संख्या भी पूछी गई है। ठीक है, सर्वाधिक यात्री कितने यात्री आए थे, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक यात्री कहाँ आए हैं, केदारनाथ। फिर कहाँ आए हैं, बद्रीनाथ। ठीक है, KBYGY। ठीक है, KBGY गंगोत्री और उसके बाद यमुनोत्री। ठीक है, सबसे ज्यादा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, फिर हेमकुंड साहिब। तो पांचों अपने ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ में यात्री आए, फिर बद्रीनाथ में, फिर गंगोत्री में, फिर यमुनोत्री में, और फिर हेमकुंड साहिब में। ठीक है, तो सबसे पहले कपाट किसके बंद होते हैं, हेमकुंड साहिब के। सबसे बाद में कपाट किसके खुलते हैं, हेमकुंड साहिब के। सबसे पहले जो धाम है कपाट किसके खुलते हैं, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के। ठीक है, फिर केदारनाथ जी के खुलते हैं, फिर बद्रीनाथ जी के, तब हेमकुंड साहिब। और सबसे पहले बंद किसके होते हैं, हेमकुंड साहिब के, फिर गंगोत्री के, तब केदारनाथ और यमुनोत्री के, और उसके पश्चात बद्रीनाथ के। ठीक है, तो इस तरह से इनका खुलने का सिलसिला, बंद होने का सिलसिला, ये आप किताबों में पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो इस बार का यात्री, जो करंट अफेयर्स का सवाल हुआ है, यात्री कहाँ पर ज्यादा आए हैं, केदारनाथ में। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ में। यदि धामों की चर्चा करें तो सबसे कम यात्री यमुनोत्री में। यदि हेमकुंड साहिब को मिलाकर देखें तो सबसे कम यात्री हेमकुंड साहिब में। ठीक है, अगला सवाल है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2023। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य है, भारत और नेपाल के मध्य। ठीक है, देखो उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, तो उत्तराखंड के लिए जो सूर्य का उदय होगा, सूर्य उदित होगा, किस ओर से होगा, पूर्व की ओर से, यानी कि नेपाल की ओर से। ठीक है, तो उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल है। सूर्य की किरण कहाँ से आ रही, नेपाल से। तो इस तरह से ध्यान रखिए, भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन हो रहा है, जो कि 24 नवंबर से 7 दिसंबर के मध्य कहाँ पर हो रहा है, पिथौरागढ़ सैन्य क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। इसमें भारत की ओर से कुमाऊं रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, और ये इस सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है, 17वां संस्करण है। ठीक है, तो आप लगातार आप परीक्षाओं में देखते हैं पिछले 1-1.5 साल में लगातार सैन्य अभ्यास पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सैन्य अभ्यास आपने याद रखना ही रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, टिहरी एक्रो फेस्टिवल 2023। टिहरी एक्रो फेस्टिवल 2023, सबसे पहले तो आयोजक विभाग कौन है इसका, पर्यटन विभाग उत्तराखंड। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया, टिहरी झील में। ठीक है, टिहरी झील के किनारे कोटी कॉलोनी है, वहां पर ठीक है इसका आयोजन हुआ था। प्रताप नगर से इसमें पैराग्लाइडिंग शुरू होनी थी, जो कि कोटी कॉलोनी तक। ठीक है, ये प्रताप नगर यहाँ से टिहरी झील के ऊपर होते हुए कोटी कॉलोनी। ठीक है, ये झील है। तो यहाँ से इस एरिया में कुल 1400 मीटर की पैराग्लाइडिंग इसमें होनी थी, जहां पर भारत सहित कुल 28 देशों के पर्यटक यहाँ पर शामिल हुए थे। तो टिहरी एक्रो फेस्टिवल 5 दिन हुआ था फेस्टिवल। ठीक है, 24 नवंबर से 28 नवंबर तक का 5 दिन के लिए आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला देखो, नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना, ये विद्युल हो रखा है, तो टाइपिंग मिस्टेक देखो, इन्हें आप लोग ज्यादा गंभीरता से ना लें, इन्हें आप लोग सही कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर उच्चारण इसका सही कर रहा हूँ। ठीक है, नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर बनी है उत्तरकाशी जिले में। दोनों फैक्टर महत्वपूर्ण है।
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया। तो तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण, ठीक है। नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर है, उत्तरकाशी जिले में बनी है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया है। 60 मेगावाट के, ठीक है, जिसके दो चरण है। 30 मेगावाट का एक है, 30 मेगावाट का दूसरा। जो इसका पहला चरण है 30 मेगावाट का, इससे बिजली उत्पादन शुरू हो गया, ठीक है। 30 मेगावाट का बिजली उत्पादन शुरू हो गया। तो इसीलिए करंट अफेयर्स का सवाल बना है, क्योंकि हाल ही में इसके जो पहला चरण है वो शुरू हो गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस परियोजना से भी राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली उपलब्ध रहेगी, ठीक है। अगला है यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट। यू प्रिपेयर, इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंट परियोजना, ठीक है। उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंट परियोजना, यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड में 2024 से शुरू होगा, जो कि 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए लागू रहने वाला, ठीक है। 5 वर्ष के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? आपदा प्रबंधन। उद्देश्य क्या है इसका? आपदा प्रबंधन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन इसका उद्देश्य है, जो कि विश्व बैंक से पोषित है। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, किस बैंक से पोषित है या फिर किस संस्था से पोषित है। जैसे आपने एक बार लगातार क्वेश्चन देखा होगा, जो जलागम वाला आता है, किससे पोषित है? तो ये किससे है? विश्व बैंक से पोषित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो यू प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट है विश्व बैंक से पोषित है। अनुमानित बजट इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन देखो प्रोजेक्ट 5 वर्ष के लिए संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या? आपदा से निपटने में सहायता प्रदान करना एवं आपदा प्रबंधन की तकनीक को विकसित करना। नई तकनीक, ठीक है, नई तकनीक जिससे कम से कम क्षति हो, ठीक है, जिससे कम से कम जान माल की हानि हो, इन चीजों को विकसित करना क्या है इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है, आपदा प्रबंधन पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हो रहा है? देहरादून में, ठीक है। देहरादून में आयोजित हो रहा है, जो कि इसका छठा संस्करण है, ठीक है। छठा संस्करण है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। सारा फैक्ट मैंने टाइप करके आपको मैं दे रहा हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ देख के। यदि आप लोग सुनकर याद करना चाहते हैं तो 2-3 बार इस वीडियो को चला लीजिए, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल भी पढ़ने की आपको अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। भारत सहित कुल इसमें 70 देश शामिल हुए हैं। आपदा प्रबंधन पर जो वैश्विक सम्मेलन है, भारत सहित कुल 70 देश इसमें शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती से निपटना एवं आपदा से क्षति का न्यूनीकरण, ठीक है। इसका भी उद्देश्य क्या है? बाकी देखो, इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट एक और है, वो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला है, देखो एक और महत्वपूर्ण सवाल, चर्चा में शिलक्यारा टनल। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी ऐसा तैयारी वाला विद्यार्थी नहीं होगा जिसको शिलक्यारा टनल अभी चर्चा ये नहीं पता होगा कि कहाँ है, ठीक है। लगभग सभी को मालूम होगा शिलक्यारा टनल, जो कि उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 134, इस पर निर्माणाधीन है, जो कि शिलक्यारा से लेकर बड़कोट इन दो को जोड़ती है, ठीक है। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग और उत्तराखंड की सबसे लंबी सड़क सुरंग 4.5 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें भूस्खलन की वजह से इसके अंदर स्लाइड होने की वजह से 12 नवंबर यानी कि दीपावली के दिन यहाँ पर 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिन की मशक्कत के पश्चात 28 नवंबर को निकाला गया, ठीक है। तो ऑपरेशन शिलक्यारा इसको नाम दिया गया है। और इसके साथ ही ये भी आपने ध्यान रखना, देखो इसके साथ ही ऑपरेशन शिलक्यारा किसी खदान या सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने वाला देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन, 17 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन, और उसके पश्चात 41 श्रमिकों को, ठीक है, वहां से बाहर निकाला गया। तो इससे पहले मैंने आपको ये डेली करंट अफेयर्स में भी लिखाया था, रानीगंज में 1989 में, ठीक है, केवल 2 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन, जो सबसे इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है 2 दिन का है, ठीक है। कोयला खदान में हुआ था वहां पर, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, ज्ञात हो कि 12 नवंबर को उक्त सुरंग में 41 मजदूर भूदसाव के कारण फंस गए थे, ठीक है। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी कौन बनाए गए हैं अभी? ये बने, देखो अभिनव कुमार, जो कि 1996 बैच के पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने किसका किसका स्थान लिया है? एक देखना, व्यक्ति क्रम में ये 12वें हैं, ठीक है। ये 12वें डीजीपी हैं उत्तराखंड के।
और इन्होंने किनका स्थान लिया है? अशोक कुमार जी का इन्होंने स्थान लिया, जो कि आज 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके अलावा देखो एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण। ठीक है, अशोक कांत शरण उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक थे। एक और महत्वपूर्ण है चर्चा में रक्षिता। ठीक है, रक्षिता क्या है? रक्षिता क्या है? एक तरह की मोटरसाइकिल है, एक तरह की बाइक है, जो कि एम्बुलेंस की तर्ज पर प्रयोग की जाएगी। ठीक है, सामान्य शब्दों में यदि आप इसे समझेंगे, एम्बुलेंस वाली बाइक है। ठीक है, जो कि एम्बुलेंस की तर्ज पर प्रयोग की जाएगी। देखो यह मोटरसाइकिल आधारित कैजुअल्टी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन, ठीक है जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के दिल्ली स्थित नाभिकीय औषधि एवं संबद्ध विज्ञान संस्था ने लॉन्च किया है। देखो यह वाहन उत्तराखंड जैसे, क्यों यह महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए? क्योंकि उत्तराखंड की परिस्थितियां बहुत विषम है, बहुत विकट परिस्थितियां हैं। पर्वतीय क्षेत्र है, बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर। ठीक है, सड़कें इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं बन सकती हैं। यदि किसी को कोई चोट लगी है, किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, या फिर कोई बीमार है, एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है, उसको पास देने में ही आधा घंटा निकल जाता है, क्योंकि सड़कें इतनी चौड़ी नहीं होती हैं। जो लिंक रोड होती हैं काफी छोटी होती हैं। ठीक है, तो उस परिस्थिति में, क्योंकि बाइक है तो आसानी से साइड से निकाली जा सकती है, कम एरिया उसको चाहिए, तो उत्तराखंड जैसी विषम परिस्थितियों वाले प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से अति उपयुक्त इसको माना जा रहा है। और इसके माध्यम से दूर दराज के इलाकों में भीड़ भाड़ में फंसे मरीजों को तेजी से स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रक्षिता। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है रक्षिता क्या है? एक रोबोट है, एक एम्बुलेंस, कैजुअलिटी एम्बुलेंस है, ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन है, या फिर रक्षिता कोई किस्म है? मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कोई न्यूज एंकर है, तो रक्षिता ध्यान रखिएगा क्या है? ये क्या है? कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन, यानी कि बाइक एम्बुलेंस। ठीक है, बाइक एम्बुलेंस है। अगला है राष्ट्रीय ई कृषि बाजार ई नाम में उत्तराखंड देश का पहला राज्य। ठीक है, तो ये देखो राष्ट्रीय ई कृषि बाजार ई नाम योजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जो 2017 में शुरू हुई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? किसानों को सही उपज। ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। देखो ई नाम परियोजना कब शुरू हुई? 2017 में। किस उद्देश्य के लिए शुरू हुई है? किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाना। ठीक है, और दूसरा क्या है? क्योंकि यदि किसान इसमें पंजीकृत रहेंगे तो डायरेक्ट जो सरकार उन्हें मूल्य दे रही है वही मूल्य उन्हें मिलेगा। नहीं तो होता क्या है, बिचौलिए मूल्य खा जाते हैं। जो आड़ती में कुछ बिचौलिए होते हैं वो मूल्य खा जाते हैं। ठीक है, और बिचौलियों की भूमिका खत्म करना, यही इसका क्या है? उद्देश्य। इसके माध्यम से देखो किसान अपनी उपज को ऑनलाइन नीलामी के जरिए देश की किसी भी मंडी के आड़ती को बेच सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है ई नाम। और उत्तराखंड की इसमें कुल 20 मंडियां पंजीकृत हो गई हैं। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि राज्य की इसमें कुल 20 मंडियां पंजीकृत हो गई हैं, जिसमें 2017 में 5 हुई थी, 2018 में 11 हुई थी, और हाल ही में भगवानपुर, लक्सर, कोटद्वार और मंगलौर, ये 4 मंडियां भी इससे क्या हो गई हैं? जुड़ गई हैं। तो इस प्रकार राज्य की कुल 20 मंडियां और लगभग 9,000 से ऊपर किसान ई नाम जो योजना है इससे जुड़ गए हैं। तो ई नाम योजना केंद्र सरकार की है। ठीक है, और कब शुरू हुई थी? 2017 में। सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए। ये थे देखो करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, ज्यादा 20-22 सवाल होते हैं उत्तराखंड के, उससे ज्यादा सवाल नहीं होते, बाकी सब बकवास है। ठीक है, लेकिन कुछ जो मेले नवंबर के महीने में आयोजित हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। एक तो उत्तराखंड आदि गौरव महोत्सव। ठीक है, आयोजन 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। उसी अवसर पर राज्य जनजातीय शोध संस्थान द्वारा 15 से 17 नवंबर को देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आदि गौरव महोत्सव 15 से 17 नवंबर देहरादून में। अगला देखो राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला। राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला 71वां संस्करण था। आयोजन कब हुआ? 14 से 20 नवंबर। हमेशा प्रतिवर्ष 14 से 20 नवंबर को ही इसका आयोजन होता है। ठीक है, 71वां था। और पहला कब हुआ था? 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, और 71वां इस बार था ये। अगला देखो बैकुंठ चतुर्दशी मेला, जो कि कहाँ लगता है? श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में इसका आयोजन होता है। 25 से लेकर 30 नवंबर के मध्य इस बार इसका आयोजन हुआ है। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पूछा जाएगा मंदिर
किस मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है, कहाँ पर होता है? कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में, ठीक है। और कमलेश्वर मंदिर जो वैवाहिक दंपत्ति हैं, ठीक है, निसंतान दंपत्ति हैं, वो संतान प्राप्ति के लिए वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही इस मेले की शुरुआत होती है। अगला है मदमहेश्वर मेला। मदमहेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, जहां पर जो केदारनाथ जी है उनकी शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ में, ठीक है, उस मंदिर में मदमहेश्वर मेले का आयोजन होता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में और में मदमहेश्वर जो कि पंच केदार का हिस्सा है उनका भी एक मंदिर है। तो हो सकता है कंफ्यूजन में कोई उसको गलत कर दे, तो ये आपने गलत नहीं करना, ठीक है। तो मदमहेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? ऊखीमठ में लगता है, ठीक है, मदमहेश्वर में नहीं लगता है। अगला है सेम मुखीम मेला, जो कि सेम मुखीम मंदिर में लगता है लंबगांव टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, इसका आयोजन होता है। तो ये कुछ जो नवंबर के महीने में कुछ महत्वपूर्ण मेले आयोजित हुए हैं उनकी उनके चर्चा हो गई, और साथ ही जो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ये आप लोगों को मैंने इस क्लास में उपलब्ध करा दिया है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो दोस्तों, बाकी जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेंगी, डेली करंट अफेयर्स के अलावा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए क्लासों को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरा भी आप लोग उत्साहवर्धन कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग देखेंगे, जितना मेहनत आप करेंगे, उतना उतना ही ज्यादा मेहनत फिर टीचर को करनी पड़ती है, ठीक है। यदि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, शिक्षक भी उतनी ज्यादा मेहनत तभी करते हैं जब बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।